बिहार की सियासत में एक बार फिर नया मोड़ आने वाला है। अंतरात्मा की आवाज पर अपना रास्ता साथी और अंततः गठबंधन बदलने वाले नीतीश कुमार की पार्टी में क्या फिर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? जेडीयू कार्यालय में बड़ी हलचल और ललन सिंह का इस्तीफा कुछ इसी और इशारा कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती दिख रही है कि नीतीश की पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं है। पार्टी में कुछ ऐसा ही असमंजस तब भी दिखा था जब आरसीपी सिंह की विदाई हुई थी। ऐसी स्थिति तब भी बनी थी जब शरद यादव का पत्ता कट गया था और ऐसी स्थिति तब भी बन गई थी जब नीतीश को अपनी सगीदरगी में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कराने वाले जॉर्ज फर्नांडिस को पार्टी ने बेरुखी से किनारा लगा दिया था। यानी नीतीश कुमार की पार्टी में यह सब पहली बार तो नहीं हो रहा है। जिन्होंने पार्टी बनाई और जिनको नीतीश ने कभी पूरी पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी, उन्होंने या तो खुद पार्टी छोड़ी या उन्हें किनारा लगा दिया गया। क्या एक बार फिर ऐसा ही होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाने की पूरी संभावना है। जब तक ये पहली हल होती है तब तक एक नज़र उन मौकों पर डाल लेते हैं जब नीतीश अपने करीबियों के साथ छोड़ते चले गए और आगे की ओर बढ़ते चले गए। इनमें सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज फर्नांडिस। 2 चुनाव हारने के बाद 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि नीतीश ने अपने घर पर यह कह दिया था कि यह उनका आखिरी चुनाव होगा, अगर नहीं जीते तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन लोक दल के टिकट से हरनौत सीट से नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा में कदम रखा। उस दौरान नीतीश और लालू करीब हुआ करते थे। दोस्ती इतनी थी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर नीतीश ने अपने समर्थक से लालू को विपक्ष का नेता बनवाया। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए। बीपी सिंह राजीव गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके थे। बीपी सिंह की लहर थी। नीतीश कुमार को बिहार के बाढ़ से टिकट मिला। वो जीते और पहली बार लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए, पर कुछ दिन बाद लालू के तौर तरीकों से नीतीश का मन उचटने लगा। 1994 में उन्होंने आखिरकार जनता दल से अलग होने का मन बनाया और तब उन्हें छत्रछाया मिली जॉर्ज फर्नांडिस की। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता दल के 14 सांसदों के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल जॉर्ज। नीतीश भी इसी दल का हिस्सा बन गया। कुछ ही महीनों बाद जॉर्ज और नीतीश ने मिलकर समता पार्टी बनाई। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ जाना तय किया और 1998 में अटल बिहारी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। बीजेपी और समता पार्टी की अच्छी जम रही थी। गठबंधन अच्छा चल रहा था और नीतीश की शाख बढ़ रही थी। 21वीं सदी आते आते नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। 2003 में नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव ने मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू के सर्वा आज भी नीतीश कुमार हैं। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव तब बीजेपी ने अरुण जेटली को राज्य में पार्टी का प्रभारी बनाया। यह अरुण जेटली के दिमाग की उपज थी कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो और एक सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को घोषित किया जाए। जेटली ने बीजेपी के बाकी नेताओं से सलाह मशवरा किया, बस अडवाणी को मनाना बाकी रह गया था। 2004 में केंद्र की सत्ता से एनडीए की विदाई हुई। जॉर्ज फर्नांडिस, जो केंद्र में रक्षा मंत्री की भूमिका में थे, अब महज सांसद बनकर रह गए थे। दूसरी तरफ 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के साथ साथ उनकी छवि भी निखरती चली गई। जनता दल के एक नेता का सूरज चमक रहा था और दूसरे का अस्त हो रहा था। 2009 आते आते नीतीश जितना मजबूत होते गए, जॉर्ज उतने ही कमजोर। दोनों नेताओं के बीच इतनी खटास पैदा हो गई थी कि खराब सेहत का हवाला देते हुए नीतीश ने जॉर्ज को 2009 लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया। जॉर्ज ने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए और इस तरह नीतीश ने अपने राजनीतिक गुरु को हमेशा के लिए साइडलाइन कर दिया। इस पे दूसरे नंबर पे आते हैं शरद यादव। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव वो नेता थे जो कभी जेडीयू का चेहरा माने जाते थे, लेकिन अंतिम समय अकेलापन में बीता। 2003 में यादव ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया। तब से शरद यादव 2016 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीति खत्म होने के बाद नीतीश से इतर शरद यादव की पार्टी के प्रमुख नेता थे। इसके अलावा केसी त्यागी थे, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते टेलीविजन पर पार्टी का पक्ष रखते नजर आते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश और शरद यादव के बीच खटास 2013 से ही पनपने लगी थी। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया तो नीतीश ने एनडीए से नाता ही तोड़ लिया। शरद यादव एनडीए के संयोजक थे, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश ने शरद यादव के साथ अली अनवर को भी पार्टी से निकाल दिया और इसी के साथ दोनों नेताओं की राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो गई। पार्टी से निकाले जाने के बाद 2018 में शरद यादव और अली अनवर ने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया। 2022 में इस पार्टी का विलय लालू यादव की आरजेडी में हो गई। इसके बाद नंबर आता है जीतन राम मांझी का। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा।
वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर असहज थे। उन्होंने 2002 दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हुए एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी। हालांकि 2002 में उन्होंने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का कोई खास विरोध नहीं जताया था। तब वो अटल बिहारी वाजपेयी में सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2014 में उनकी अंतरात्मा ने उन्हें कुछ दूसरे सुर में आवाज दी और वो अलग हो गए। कहा जाता है कि नीतीश खुद पीएम पद चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बिहार में वो मोदी लहर को जरूर रोक लेंगे, लेकिन पैंतरा उल्टा पड़ गया। 2009 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर जिस जेडीयू को 20 सीट मिली थी, 2014 में सिमट कर 2 पर आ गई। वहीं बीजेपी को 22 सीटों के साथ एनडीए ने राज्य की 40 में से 31 सीट अपने नाम कर ली। राजनीति के चौसर पर यह नीतीश की बड़ी हार थी। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में बवाल मच गया, लेकिन नीतीश ने विधायकों और कार्यकर्ताओं को समझाया कि वो पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब बारी थी नए नेता की चयन की। विधायकों ने यह फैसला नीतीश कुमार पर छोड़ दिया। नीतीश ने जीतन राम मांझी के नाम को लेकर सबसे पहली चर्चा पार्टी अध्यक्ष शरद यादव से की। यादव मांझी के नाम से खुश हुए। नीतीश इसके पीछे 21 अनुसूचित जातियों के महादलित समूह को साधने की कोशिश कर रहे थे। 2014 में इसी समूह की वजह से पार्टी को 15% से ज्यादा वोट मिले थे। मांझी इसी समूह की मुसहर जाति से आते हैं। मांझी शांत, विनम्र, खुद को ज्यादा महत्व न देने वाले, खबरों से दूर रहने वाले नेता थे। नीतीश कुमार को ऐसे ही नेता की तलाश थी और इस तरह मांझी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद नीतीश को यह एहसास होने लगा कि उन्होंने गलत आदमी को अपनी कुर्सी सौंप दी। 3-4 महीने तक मांझी चुप रहे। जैसे ऊपर से आदेश आते थे वैसा काम कर देते थे। इस दौरान उन्होंने यह एहसास हो गया था कि मुख्यमंत्री उन्हें काबिलियत देखकर नहीं, कुछ और देखकर बनाया गया है। और तब मांझी के भीतर महत्वाकांक्षा का जन्म हुआ। मई 2014 में मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगस्त महीने में उनका पहला बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के राज्य में विकास तो हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। फिर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया। मांझी इस दौरान यह भूल रहे थे कि विरोधी नहीं अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, या शायद उनकी मंशा यही थी। इसके बाद मांझी ने ऐसे कई बयान दिए जिसमें स्वर्ण जातियों पर निशाना साधा गया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की बात की गई। हर बयान से मांझी चर्चा में आ रहे थे और यह इकलौती बात थी जो नीतीश नहीं चाहते थे। नीतीश पहले नेता बने, फिर मुख्यमंत्री। मांझी पहले मुख्यमंत्री बने, फिर नेता। नीतीश को समझ आ चुका था कि अब हस्तक्षेप नहीं किया गया तो देर हो जाएगी। पार्टी के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन होने लगा, लेकिन आखिरकार सीएम तो नीतीश को ही बनना था। वो दोबारा गलती नहीं दोहराना चाहते थे। नीतीश ने 130 विधायकों के साथ राजभवन में परेड कर दी। मांझी को बहुमत साबित करना था, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नंबर आता है प्रशांत किशोर का। 2014 में बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी संभालने के बाद प्रशांत किशोर ने भागवा पार्टी का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2015 में बिहार में चुनाव थे, वो नीतीश कुमार के साथ हो लिए। 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश और लालू ने साथ मिलकर लड़ा। रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। लालू नीतीश के महागठबंधन को बिहार में सफलता मिली, एनडीए हार गई। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश और प्रशांत किशोर की दोस्ती बढ़ती गई, लेकिन इस बीच नीतीश का लालू से मोह भंग हो रहा था। 2017 में उनकी अंतरात्मा एक बार फिर जाग गई। महागठबंधन छोड़ उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई। साल आया 2018। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट से पॉलिटिशियन बन गए। उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू की सदस्यता ले ली। भर्ती के साथ ही नीतीश ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बिहार में नए जय वीरू दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह सियासी प्यार मोहब्बत ज्यादा दिन नहीं चल पाई। 2020 आते आते दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। ये खबर सार्वजनिक होने लगी कि प्रशांत किशोर जेडीयू से अलग हो सकते हैं। तब शुरू हुआ बयानबाजी का दौर। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब नीतीश से पत्रकारों ने पीके के पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। नीतीश ने यह साफ कर दिया था कि अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के तौर तरीकों के हिसाब से रहना होगा। और फिर नीतीश का वो बयान आया जिसने प्रशांत किशोर की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। नीतीश ने कहा, प्रशांत किशोर को तो अमित शाह के कहने पर पार्टी में शामिल किया था। पीके ने ट्विटर पर जवाब दिया, और कितना गिरेंगे, ये बताने के लिए कि मुझे कैसे और क्यों पार्टी में शामिल किया गया। और इस तरह जेडीयू से प्रशांत किशोर की विदाई हो गई। इसके बाद नंबर आता है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अफसर थे। पहले उनका चयन आईआरएस में हुआ, लेकिन 1984 में उन्होंने आईएएस क्रैक किया और अपना सपना पूरा किया। आरसीपी सिंह ने काडर में काम किया और सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भी।
सेंट्रल डेपुटेशन के दौरान उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। तब नीतीश केंद्र सरकार में मंत्री थे। वो नीतीश के प्राइवेट सेक्रेटरी बने और जब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। आरसीपी सिंह का काम था प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, लेकिन उनकी नीतीश से नजदीकियां बढ़ती गई और वो सरकार और पार्टी दोनों में सक्रिय दिखने लगे। आखिरकार 2010 में उन्होंने सिविल सर्विस से वीआरएस ले लिया और आधिकारिक रूप से नीतीश की पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश ने आरसीपी सिंह को 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आरसीपी सिंह और नीतीश के बीच दूरियां तब से बढ़ने लगी जब वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन गए। आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2020 में जब मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा था तब नीतीश ने आरसीपी सिंह को बार्गन करने के लिए लगाया। नीतीश 2 मंत्री पद चाहते थे। आरसीपी सिंह ने बार्गन तो किया, लेकिन वो खुद को मंत्री बनवाकर वापस आ गए। बताया जाता है कि तब से ही नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां पनपने लगी। आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद थे। 2021 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। उनके पर कतरने के लिए नीतीश जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी थी। नीतीश ने इस बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट ही नहीं दिया। हुआ ये कि आरसीपी सिंह की राज्यसभा सांसदी गई और इसी के साथ केंद्र में मंत्री की कुर्सी भी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीतीश ने खाली हाथ कर दिया था। कुछ समय बाद आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए ललन सिंह। और अब ललन सिंह की विदाई और फिर से एक बार नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथ में ले लिए। इससे यह साफ होता है कि जेडीयू में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या ये एनडीए में जाने का रास्ता है या फिर कुछ अलग राजनीति? जो भी हो, इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।